थैंक यू थैंक यू। हैंड राइटिंग तो यार इस पे वैसी आती नहीं है, इस पे जो है नेचुरल बहुत नहीं लगता है, ठीक ठाक होता है। चलो आगे बढ़ा देते हैं। सर एक मिनट। यस सर। अच्छा ओके। हेलो पार्थ। यस मंडे का नोट सेंड कर दूंगा। पढ़ा है गैस स्टेट पूरा आएगा टिल टॉट, और मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स वाला कंसंट्रेशन आएगा। टर्म्स है। हाँ सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स वाला आएगा। हाँ एक्चुअली रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी तुम्हारे पास कि क्या क्या भाई देखोगे। सर जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग तो का। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो फॉर्मूला मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि NaCl का तो कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है। पेपर नॉर्मल पेपर होगा क्योंकि मेंस लेवल का एडवांस का मिक्स होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा। तो हमको पता है सम सब्सटेंसेस या तुमको आगे पता चल जाएगा आयनिक वाले, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl, MgCl2 etc. do not contain डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, है ना। उनके क्या बनते हैं, 3 डायमेंशनल लैटिस बनते हैं, है ना। 3 डायमेंशनल क्या बनते हैं, लैटिस। तो उसमें इस तरीके की पैकिंग होती है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स लगे होते हैं। इस तरीके से आगे पढ़ाया जाएगा, मतलब क्लोज पैक होते हैं ये सारे एटम्स, ऐसे एक क्यूब के अंदर अलग अलग जगह पे, है ना, कॉर्नर्स पे ऐसे इस तरीके से रखे होते हैं। तो उनका हम ये नहीं बोल सकते कि एक मॉलिक्यूल जैसे H2O मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो उसके अंदर हम बता देते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन NaCl टाइप के मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है। इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है। तो चूंकि इनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो हम लोग को पता हो जाता है कि इनका एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होगा। इसलिए इनका एक हम लोग मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक्चुअली इनका एक हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला बना देते हैं जिस रेशियो में NaCl आपस में मिले होते हैं। तो Na प्लस और Cl माइनस, ये सिंपलेस्ट इनका रेशियो आ जाता है। मतलब अगर एक Na है और एक Cl आयन है तो इनका रेशियो 1:1 का होता है ना। सोडियम और जो क्लोराइड आयन से इनका रेशियो क्या होता है, 1:1 का रेशियो होता है। इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा बताओ, दैट इज फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। और आगे चल के हम लोग उसको ही क्या बोलने लगते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। हम लोग उसमें ज्यादा डिफरेंशिएट करते नहीं है। क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ
जैसे तुमने बहुत सारे मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए होंगे, उसमें NaCl आता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं मोलर मास ऑफ NaCl या मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का कितना हो गया, सोडियम का 23 हो गया और क्लोरीन का 53.5 हो गया, और मिला के कितना हो गया 58 पॉइंट, 35.5 हाँ 35.5 हाँ 35.5, यस करेक्ट। तो ये 35.5 हो गया, तो ये मिला के कितना हो गया 58.5। तो ये AMU के अंदर आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हमारे पास वन फॉर्मूला हो NaCl का, एक सोडियम आयन हो, एक क्लोराइड आयन हो, तो इनको मिला के जो मास आएगा वो 58.5 AMU का आएगा। ये याद सर रखते हैं हम लोग। ये तो मतलब नॉर्मली जैसे हाँ कंपाउंड का निकालते हैं तो वैसे ही बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल वैसे ही निकालना है, बस थोड़ी सी डेफिनेशन में फर्क है। क्योंकि NaCl एक्चुअली मॉलिक्यूलर है नहीं, NaCl कैसा है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल का मतलब होता है उसमें बहुत सारे सोडियम को बहुत सारे क्लोरीन ने घेरा हुआ है ना। अगर एक सोडियम है तो उसको बहुत सारे क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया होता है, छह ने किया होता है ऐसा। तो उसके अंदर जो है क्रिस्टल बनता है। लेकिन चूंकि हम लोग जब एवरेज निकालते हैं तो पता चलता है कि 6:6 का रेशियो होता है। जैसे यहाँ क्लोरीन है तो इसको अलग 6 सोडियम ने घेरा होगा, तो 1:1 के रेशियो में पाए जाते हैं ये। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड 1:2 के रेशियो में पाया जाता है। तो उसका फॉर्मूला बना दिया गया, सिंपलेस्ट रेशियो जो आयंस का हुआ होल नंबर में, उसको बोला कि फॉर्मूला मास हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ज्यादा क्या? ये हाँ कैंसिल क्यों नहीं होता है? इससे कैंसिल होना चाहिए। अब कुछ लोग बाहर में जो है थोड़ा काम चल रहा है कहीं पे, तो उसकी इतनी दूर से आवाज आ रही है। देखो क्या पूछा है। अच्छा, तो ये नॉइज कैंसिल नहीं कर पाता है, इसका मतलब हेडफोन जो है, ये क्या हो नहीं गया? सर, नॉइस कैंसिल वो आपके लिए हो जाएगा, हम लोग के लिए हाँ नहीं सर, होगा। मतलब आप नहीं अच्छा सुन पाओगे बैकग्राउंड में। हाँ, तो आप आपका कुछ नहीं सुन माइक तो पाओगे। चालू रहेगा ना। नहीं, मेरा जो माइक्रोफोन है उससे कट के तुमको जानी चाहिए ना आवाज, ऐसा नहीं हाँ होगा। होता है वो अच्छा, आप सेपरेट माइक माइक यूज नॉइस। कर रहे हो होता है क्या? सर। मैं तो हेडफोन यूज करता हूँ, उसमें नहीं होता है क्या नॉइज कैंसिलेशन? हेडफोन्स के माइक में ये नॉइस हेडफोन्स में कैंसलिंग होता है, नहीं कभी होता, हेडफोन्स में नहीं होता। हेडफोन्स के बड्स में होता है। तब तो फिर फायदा नहीं होगा यार। इससे अच्छा तो मेरा जो है टैबलेट ही है, इसमें काफी ज्यादा कम नॉइज जाता है बाहर का, ठीक है। सर इससे जो ऐसा पहले, शायद एक सेटिंग भी है, एनेबल ओरिजिनल साउंड जूम में। अच्छा चलो चेक करेंगे दोनों से, देखेंगे किससे नॉइज डिस्टरबेंस कम जाता है। अलग से देखूंगा मैं चेक करके किसी दिन, टैबलेट वाले माइक से कम जाता है कि हेडफोन वाले से। उसमें एक्स्ट्रा दिया होता है ना एक माइक। देखो अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे तुमको एक मैं एक क्वेश्चन देता मिनट। हूँ, वह कैलकुलेट कर ही लोगे। इसको लिखना है क्या? हाँ चल लिख लो। ये जब लिख जाए तो मुझे बता देना। और शायद से जो लगातार कोई नॉइज होती है, फैन का हो गया या उसका कैंसिल होता है। सर कोई फॉर्मूला अगर मास। वॉइस है तो उसका कम होगा। सर फॉर्मूला हाँ मास में जो क्रिस्टल्स होते हैं जैसे हाँ MgSO4.7H2 तो 7H2 का भी इंक्लूड हो जाता है ना हाँ फॉर्मूला हाँ में। हाँ, उसका लेकिन उसका मॉलिक्यूलर खैर मास में वो इंक्लूड नहीं होता। अभी अभी करके दिखाते हैं इसको, रुको। नहीं, तुमको दोनों जगह इंक्लूड करना है, जिस फॉर्म में दिया हो उस फॉर्म में इंक्लूड करना है। ओके सर। मैं अभी करके दिखाता हूँ, रुको। एक्चुअली जब आगे ये अभी पढ़ने के लिए डिफरेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसको सेम माना जाएगा। फॉर्मूला मास हो या फिर मॉलिक्यूलर मास हो, उसको हम लोग डिफरेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि NaCl दिया है तो उसका मोलर मास भी सेम आएगा और उसका फॉर्मूला मास भी सेम आएगा, ठीक है। जैसे मैं तुमको देता हूँ, मान लो अगर मैंने दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, है ना, इसका तुम्हें मोलर मास निकालना है। अभी तुम लोग मॉलिक्यूलर मास पे चल रहे हैं तो पहले यही कैलकुलेट करो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बोलो। तो जब तुम्हें कैलकुलेट करना है
तो ये जो डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर 7 इसके अंदर है, इसको भी इंक्लूड करना है, टोटल निकालना है, इसका प्लस इसका निकालना है। अच्छा, यस इजी होता है सुजीत। देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का 120 आ रहा है, किसी का 246 आ रहा है। सर क्वेश्चन क्या है एक बार बताओ। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgSO4.7H2। सर 246 ही है। हाँ, तुम लोग ने याद ही कर लिया लग रहा है मुझे। नहीं सर, अभी किया है क्या? जो मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फेट का शायद याद किया हो तुम लोगों ने। सल्फेट का 96 होता है। 246। हाँ, प्लस 18 इंटू 7, तो वो 246 AMU और 246 U आ जाएगा, है ना, यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोल पे। मोल क्या होता है? पहले तो याद रखेंगे 1 मोल मीन्स होता है Na एंटिटीज, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं ट्रैक 2, मैं देखता हूँ पढ़ाना होगा मुझे कि नहीं, मैं भी पढ़ा सर सकता मोल हूँ, की ऐसी कोई कोई बात नहीं। डेफिनेशन है क्या? हाँ, डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। पहले एक उसका सिंपल मीनिंग समझ रहे हैं। 1 मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12 नंबर ऑफ थिंग्स। 1 पेयर का मतलब होता है 2 नंबर ऑफ थिंग्स। सिमिलरली 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सिंपल है। फिर एक्चुअली एक डेफिनेशन जो है वो हमको याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वो कहां से आएगी? कार्बन 12 से ही डेफिनेशन आएगी, क्योंकि कार्बन 12 में ही हम लोग ने पहली बार एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, AMU की वैल्यू को डिफाइन किया। 1 mole is तो same amount of matter as 12 ग्राम of हाँ C12। ये हमें 10th में कराई गई थी। हाँ हाँ, इस तरीके की है। थोड़ा सा और उसमें है, मैं लिखता हूँ। देखो क्या है, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये देखो ऊपर वाला जो मोल है वो नंबर को डायरेक्ट बता रहा है, उसको इनडायरेक्टली कैसे मास के टर्म्स में बताते हैं, वो डेफिनेशन ऑफ मोल है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब 1 मोल इतना अमाउंट है, क्या है वो आगे बता रहा हूं। 1 mole is the amount of any substance that contains as many entities, that is particles, ions, molecules, atoms, जिस फॉर्म में वो हो वो एंटिटी हो जाएगी। as many entities as there are atoms in सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड 12 दिखाइए ना। ग्राम ऑफ, हाँ दिखा रहा हूं, देखो अच्छा, तुमको मैं पूछता हूँ 12 ग्राम, अभी जो तुमको नॉलेज है उसके हिसाब से बताओ। वो एक्सपेरिमेंटल आया है कि आजकल बहुत सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस है हमारे पास, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है,
एटॉमिक मास एब्जॉर्प्शन है, ए है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनसे हम लोग प्रॉपर एटम्स को ट्रेस कर सकते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन को जब ट्रेस करते हैं तो उसमें एन नंबर ऑफ एंटिटीज हमको मिलती हैं। 6.022 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलते हैं 12 ग्राम कार्बन में। तो तुमसे अगर कोई पूछता है 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, तो तुम तुरंत बता दोगे कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल कार्बन, और 1 मोल की मतलब होता है इतने नंबर ऑफ एंटिटीज, सबसे ऊपर वही लिखा हुआ है। तो 12 ग्राम कार्बन में जितनी एंटिटीज होती हैं उतनी एंटिटीज किसी भी मैटर की अगर होगी तो उसका मास 1 मोल होगा। सिंपल है बहुत। मतलब Na नंबर को इन्होंने दो जगह यूज किया है। Na नंबर कार्बन एटम के लिए यूज किया तो वो 1 मोल हो गया। अगर उतने ही किसी और सब्सटेंस के Na नंबर्स ऑफ एंटिटीज होंगी, मान लो H2O है, तो H2O के Na मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनका जो मास होगा वो 1 मोल होगा। उनका जो अमाउंट होगा, ये जो मोल यूनिट है SI यूनिट है। मोल क्या है? मोल इज SI यूनिट ऑफ, स्टैंडर्ड यूनिट है। मोल इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या है? मोल है। ये भी याद रखना, कई बार पूछा जाता है। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी नंबर ऑफ आयंस, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या हो सकते हैं? आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं। जैसे अगर Cl माइनस है तो आयंस हो जाएंगे, NH4 प्लस है तो आयंस हो जाएंगे, H2O है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एटॉमिक फॉर्म है तो एटम्स हो जाएंगे। तो एज मेनी एंटिटीज या पार्टिकल्स लिख देते हैं हम तो सब काम चल जाता है। विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं। तो Na एटम्स के बराबर जो मास होगा वही 1 मोल हो जाएगा। इस डेफिनेशन को जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज में ही समझना है। हाँ, एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं। सर अगला ये नेक्स्ट पेज है। हाँ सर, एक भी प्रीवियस पेज दिखा दो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है, डेफिनेशन सॉरी याद रखनी पड़ती हैं जो कि स्पेसिफिक हो। जैसे AMU की डेफिनेशन 1/12 कार्बन 12 के एक एटम के मास का होता है, ऐसे 1 मोल की डेफिनेशन भी कार्बन 12 से रिलेटेड है। तो ये दो डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। यस, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखना। सर की बुक कौन सी सर की बुक? हार्दिक एन अवस्थी बोल रहे हो क्या? और कोई बुक मिली है क्या? सर वो क्या नाम है उसका? एन अवस्थी होगी कि और कोई है? सर एनावस्थी सर, फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना। सर वो पी बहादुर से भी करता हूँ। पी बहादुर से भी कर सकते हो। पी बहादुर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है, जो ट्रेंड चल रहा है वो एन अवस्थी के बुक में ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली जो एन अवस्थी है उनकी खुद की वाइब्रेंट एकेडमी कोचिंग है ना, और अभी शायद उन्होंने कुछ दूसरी में ज्वाइन किया है, कुछ तो है। तो वो लोग जो है इस पैटर्न पे बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं खुद इंस्टीट्यूट में, तो इसलिए उन्होंने सारे सवाल उसी पैटर्न पे रखे। पी बहादुर भी है, ठीक है, पुराने पैटर्न पे ज्यादा मैच होती है, वो भी अच्छी किताब है। तो देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे एक चीज बतानी है कि मोल जो होगा वो क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। जैसे मैंने बोला, 1 मिनट ध्यान रखना, ये मैंने लिखा है
12 ग्राम कार्बन 12 है या हैज कितने मोल होंगे? 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? जो मोलर मास के बराबर मास होता है वो 1 मोल में होता है। 12 ग्राम कार्बन 12 है 1 मोल। तो x ग्राम कार्बन 12 कितना होगा? x ग्राम कितना होगा? 1/12 इंटू एक्स मोल। तो x अपॉन 12 आ जाएगा, है ना। x ग्राम कार्बन 12 हैज इतने मोल। तो x ग्राम में मोल कैसे निकाले? ऊपर मास लिया, नीचे मोलर मास लिया। तो ये डेफिनेशन इससे बन गई कि हमारे पास 12 ग्राम में 1 मोल होता है। तो गिवन मास में अगर मोल निकालने हैं तो 12 से डिवाइड करके निकल जाएंगे मोल्स। इसलिए फॉर्मूला आता है मास अपॉन मोलर मास। तो ये किसी और तरीके से भी बता सकते हैं। मॉड्यूल जिससे सर लेक्चर भेजते हैं उसका पीडीएफ कहाँ है? उसके अलग अलग मॉड्यूल ही हैं, छोटे छोटे उसके मॉड्यूल हैं। एन अवस्थी से करो। असाइनमेंट सर ने कब भेजा है? सर असाइनमेंट मैंने रिवीजन भेजा था लेवल 1 सॉरी लेवल 2 असाइनमेंट 1 का। अब उसको डिस्कस भी हुए थे। नॉन एंटी बैच ने तो डिस्कस कर लिया, उसको इंटी वालों ने नहीं किया डिस्कस शायद मुझसे। हाँ उसको भी वो करना है। भेजा नहीं उसके था मेरे अलावा भी एनावस्थी भी सॉल्व करनी है, जिसको टाइम मिले उसको। एटॉमिक नहीं आ रहा है पार्ट टेस्ट में। सर ये एनावर्सी और पी बहादुर मतलब पहले ही हो चुके हैं क्या? सर बाद में टाइम मिलेगा ना गाइड बुक सॉल्व करने का, अभी तो मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना। नहीं नहीं, एनावस्थी बुक से तुमको जैसे तुमने असाइनमेंट तो होमवर्क में किए होंगे, तो जब प्रैक्टिस करना है तो तुम सीधे एनावस्थी सॉल्व करो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे तुम्हें। हाँ तो सर उसको बहुत इसी टफ टाइम है। सॉल्व किया जाता है। सर ये आगे उतना सर ये टाइम नहीं दोनों मिलेगा। बुक्स पहले ही हो चुके हैं, मतलब जब टेस्ट था ना तभी मतलब कर दिए थे। हाँ वही तो उसी टाइम कर दिए तो अच्छा है। सर अब एक और बार ग्रुप पे फिर से भेज दोगे क्या? बुक एनावस्थी बुक ठीक है, भेज दूंगा। टेस्ट कब है? टेस्ट कब है? 2 तारीख को ना टेस्ट। 2 तारीख को है पार्ट टेस्ट। हाँ चलो, तो ये सिंपल सा ऐसे याद रखना। जिससे सर वो लेक्चर नोट्स भेजते हैं उसका एक मॉड्यूल बना के दे दो ना, हार्ड कॉपी। उसका मॉड्यूल बना के कैसे भेज दूं? उसको तो फिर वही करना पड़ेगा, पीडीएफ मर्ज करना होगा या उसको जिप फाइल में भेजना पड़ेगा, है ना। तो वो मॉड्यूल, उसमें दिक्कत क्या है? जैसे ग्रुप पे आती है उसको कलेक्ट करते रहो, एक फोल्डर बना के उसमें डाल दो। देखो इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, और वो गैसियस की सारी है भी नहीं, गैसियस में सब कुछ नहीं है। वो जो तुमको शायद से सब लोग को मटेरियल मिल गया है क्या? हाँ सर। रील का मटेरियल नहीं बुकलेट सर मिल गई? सबको नहीं मिला। नहीं जब मिल सर गया सर। काइनेमेटिक डीबी उसको थोड़ा बहुत उसमें से सॉल्व करना है। बाकी क्लास नोट से हो जाएगा तुम्हारा। क्लास नोट्स ही तुमको काम आएंगे। क्लास नोट्स अच्छे से बनाना है, सब कुछ उससे ही होता है। बाकी हम मॉड्यूल जो है, ज्यादा मॉड्यूल बनाएंगे नहीं, वो तुमको मटेरियल मिल जाएगा। हाँ सर बुकलेट में भी बहुत दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ वही तो, बुकलेट में काफी होंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो। इसी पे फाइंड द नंबर ऑफ moles of H2O in 54 gram of H2O. Also find the इसको ऊपर ले जाता हूँ, बहुत also find the ये क्या फायदा करने का। number of oxygen atoms and hydrogen atoms. सर ऑक्सीजन भी 3Na जल्दी से और बताओ। 6Na, 3Na और 6Na। और हाँ, 6 तो and ऐसे 3 हाँ, उसको नंबर्स लिखा हो ना, तो कई बार एग्जाम में जब एग्जाम देने जाओगे तो Na की वैल्यू रख के भी कर लेना। Na की वैल्यू डाल देना अगर सब्जेक्टिव एग्जाम हो, और अगर तुम्हारा एग्जाम वैसा हो ऑब्जेक्टिव हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखना तुमको कैसे करना है। मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं, तो 54/18 3 मोल आ जाएंगे।
और हमको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या रखता है, कंटेन्स 2 H एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर तुमको 1-2 मार्क्स का सवाल आता है बोर्ड्स में या कॉलेज लेक्चर्स में, ऐसे लिखना है। जेई के लिए तो तुरंत आंसर दे देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल 3 है और उसमें 2 गुना हाइड्रोजन होता है तो 6 मोल हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सिंपल कितने हो जाएंगे, 6 इंटू Na हो जाएंगे, 6 इंटू 0.6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसको सॉल्व करके लिख सकते हो सिंपली। नंबर ऑफ, इसी तरीके से ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको लिखने का। तो मोल पे तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट, तुमको पढ़ना है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है, मान लो हमारे पास कंपाउंड दिया है CO2, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, मास ऑफ कार्बन इन ए मॉलिक्यूल अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ऐसे ये इसके लिए हो गया इंटू 100। अगर कोई जनरल फॉर्म लिखना है तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू 100। तो उसको मैं लिखाऊंगा, पहले इसको जल्दी से नोट करो जिसको नोट करना है। सर एक 9 सेकंड पिछला स्लाइड दिखाना। क्या 9 सेकंड, क्या सर पिछला स्लाइड दिखाना। अच्छा, हाँ थैंक यू। अच्छा मैं तुमको एक चीज और बता देता हूँ, तुमको पता होगा पहले से क्योंकि तुम लोग ने सबने जेई के अंदर बहुत दिनों तक पढ़ लिया है, बट अभी दिखा रहा हूँ। सर आप कौन से IIT से हैं? मैं IIT धनबाद से। तो कौन सा काफी सारे लोग झील में हैं। सर आपका ब्रांच कौन सा था? मेरा माइनिंग था और मैंने माइनर एनवायरमेंटल भी लिया था, 2 लिए थे मैंने मेजर माइनर। मतलब आपने दो बीटेक एक साथ किया? हाँ 4 साल में दोनों होते हैं, IITs में तुमको माइनर मेजर दोनों मिलता है। सर ये माइनर और ले मेजर सकते का हो। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? एक देखो, एक मेजर डिग्री होती है जो 4 साल तक पूरी पढ़नी होती है ना, फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन होता है, और सेकेंड ईयर के लास्ट में मतलब थर्ड ईयर से तुम्हें एक और ऑप्शन आता है, तुम दूसरी कोई रिलेटेड ले सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस तुम्हें इंटरेस्ट है तो उसका 2 साल तुम पढ़ सकते हो, उसकी माइनर डिग्री मिल जाएगी। या तुम्हें इकोनॉमिक्स में या किसी में इंटरेस्ट है वो ले सकते हो। तुम्हें अगर अपनी ब्रांच से रिलेटेड जैसे इन्वायरमेंटल माइनिंग रिलेटेड होते हैं उनसे कोई ले सकते हो, या तुम्हें मेटलर्जी चाहिए या मैकेनिकल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए, कोई भी तुम ब्रांच ले सकते हो। तुम्हारा बस GPA जो क्राइटेरिया होगा 7.5 या 8 उससे ऊपर होना चाहिए तो तुम ले सकते हो। इस तरीके से होता है। सर वो ये लिया जाता है बाई चांस। ऐसा मैंने हाँ सिर्फ CS ले फॉरेन सकते के हैं, यस सर, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिकल CS लिया था। हाँ इलेक्ट्रिकल के साथ CS ले सकता हूँ। हाँ, नहीं किसी के साथ कुछ भी लिया जा सकता है, बस तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए और तुम्हारा GPA जो है गिवन क्राइटेरिया से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी ले सकता है, कोई भी। HM सर ने लिया था ना CS।
उन्होंने इलेक्ट्रिकल क्योंकि बहुत कम लोग ही, हाँ बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रिकल में थे। जब इंटरेस्ट होता है तो लोग ले लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता, वो अलग से उनको पढ़ा दिया जाता है, उनकी अलग से क्लासेस लगती है जो माइनर लेते हैं जैसे, तो ऐसा होता है। देखो, तो अगर गिवन कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, कंपाउंड में या जो मॉलिक्यूल है उसमें कितना मास है अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलर मास ग्राम्स में होता है, तो इसमें यूनिट से मतलब ही नहीं है, तुम कोई भी यूनिट लो, ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम आएंगी। जैसे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होगा बताओ, और 1 मोल का मास कितना होगा, 16 क्या यूनिट आएगी AMU बताओ, and 16 1 एटम के grams. मास के लिए 16 AMU या 16 U, और यहाँ पे आएगा 16 ग्राम। तो ये फर्क होता है, इधर वाला एटॉमिक मास है, इधर वाला मोलर मास है। मोलर का मतलब होता है 1 मोल एटम्स का मास, अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास। जैसे हमने लिख दिया H2O, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 MU, और आज 18U बोलते हैं इसको, और मोलर मास कितना हो जाएगा, वही चीज ग्राम्स में हो जाएगी। इस तरीके से क्लैरिटी के साथ याद रखना है तुम्हें, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता इसमें, बहुत छोटी चीज होती है ये समझने के लिए। नहीं, माइनर डिग्री खुद चूज करते हैं, बस फॉर्म भरना पड़ता है और वो मिल जाती है। फिर माइनिंग में टूर साइट्स भी बहुत होती होंगी ना कॉलेज बहुत के? ज्यादा, उसमें माइनर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल और माइनिंग में बहुत ज्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में वही चीज बताते हैं कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, ये होता है, तो तुमको केवल प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होंगे धनबाद में कॉन्सेप्चुअल वो तो है, मास्टरमाइंड लेकिन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, तो वहाँ जाके देखना होता है। और धनबाद में बहुत ज्यादा माइंस हैं, वो तो पूरा उसी लिए कॉलेज ही खुला था। इंडियन स्कूल देखो, ऑफ माइंस। हाँ, अब उसके बाद हम लोग, जैसे तुम लोग ने बहुत सारे मास परसेंटेज तो निकाले होंगे, वो तो अलग बात है। उसके बाद हम लोग एक निकाल के देख लेते हैं, चलो कोई, मान लो हमने एथेनॉल का निकालना है या मेथेनॉल का निकालना है, CH3OH का निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। जल्दी से बताओ कितना कितना आएगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, मोलर मास निकाल लेना है। मोलर मास कितना आएगा, 12 + 4 + 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 32। और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा, 12/32 × 100 परसेंटेज ऑफ, हाँ, कार्बन का। और ऑक्सीजन कितना आएगा, 16/32 × 100, और हाइड्रोजन कितना आएगा 4, हाँ, ये तो भाई 50% सबको पता दिख गया। ये कितना परसेंट होगा बताओ जल्दी से। सर पहला वाला बोलो 37.5 होगा। हाँ, कितना, 37.5। हाँ, तो फिर वो कितना बचेगा बोलो। सर ये वाला 12.5। हाँ 12 पॉइंट बचेगा ना, हाँ सर 12.5 है ना। इधर 2.5 बचा, 10 उधर बचा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100/8 आएगा तो 12.5 आएगा। 12.5 × 8 होता है 100। माइनिंग वो तो वहां पे पढ़ोगे। में केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है सारे? हाँ, देखो यूनिट टेस्ट जो हो रहा है, पार्ट टेस्ट जो हो रहा है ना, सर वो तो बताया था। कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज की बात कर रहे हो, कॉलेज वाला तो मुझे भी नहीं पता है। मुझे लगता है कॉलेज वाले में एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा, मोल कॉन्सेप्ट आएगा, और तीसरा चैप्टर शायद कोई हो। एक बार मैं पता करता हूँ। तुम्हारे ग्रुप पे कुछ नहीं आया ना अभी? ग्रुप पे ही आता है वो डायरेक्ट विलफ्रेड वालों का, कुछ नहीं आया ज्यादातर अभी नहीं आएगा। जब तक हो जाएगा कोई बात नहीं, जल्दी से पढ़ा देंगे ना, एटॉमिक अगर तो हो कितना जाए, बड़ा कॉलेज है। एग्जाम है, पहले से पढ़ भी रखा है तुम लोगों ने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। इतनी 2 थ्योरी भी नहीं चैप्टर है। ही होते हैं ज्यादातर, 2 होंगे, या इसमें थ्योरी भी नहीं है।
सर मेनली थ्योरी में जाता मैं है 18 में पास आउट हुआ हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इसमें हाँ 23 आसान है, तो इसलिए हो जाएगा। मेनली बस थ्योरी थी हो और जाएगा, और क्या, बहुत कम है। बहुत कम है। देखो अब नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दो चीजें हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। और सर पार्ट टेस्ट में क्या रहा है? पार्ट टेस्ट में तो ग्रुप पे तुम्हारा डाला गया है, गैस स्टेट जितना पढ़ा है, नहीं पढ़ाई बहुत कम होती है वहां पे, पढ़ाई नहीं होती है। यस आयुष, तो वहाँ पे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, क्लास जाना है, और छोटे छोटे 4-4 महीने के कोर्स होते हैं। बहुत ज्यादा कनेक्टेड कोर्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जितना यहाँ पे 12th लेवल पे सब कनेक्टेड होता है वैसा नहीं होता। वहाँ पे कुछ नई नई चीजें आती रहती है, तो उस दूसरे तरीके की वो मतलब प्रैक्टिकल स्टडीज कह सकते हैं उनको। सर ये रियल पार्ट टेस्ट में क्या होगा? क्या क्या पूछ रहे हो? सर पार्ट टेस्ट का सिलेबस ग्रुप पे कब पोस्ट होगा? हाँ सर, हम 2 पोस्ट दिन तो से क्या पूछ रहे, 2 दिन हाँ से सर 2 दिन से पूछ रहे हैं सर। अभी तक नहीं किया है। नहीं नहीं, अच्छा मैं डाल दूंगा, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा। तो कल हिमांशु सर को भी बोला था पर किसी ने नहीं भेजा। अच्छा मैं आज डाल दूंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स आएगा, और गैसियस स्टेट टिल टॉट आएगा, जहां तक पढ़ा है, मतलब वही बहुत लोगों ने डाल्टन्स लॉ तक पढ़ा है, वहीं तक आएगा। अच्छा ठीक है सर उसके सर। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम लोग का हो गया क्या वो सर? ग्राम्स लॉ पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? नहीं नहीं सर वो मैंने तो पेलोड भी पढ़ लिया है। पार्शियल प्रेशर तक हो गया। पेलोड पढ़ा है क्या? पेलोड शब्द पेलोड नहीं सर, नहीं, पार्शियल प्रेशर तक। डाल्टन्स लॉ तक ही पढ़ा है। ग्राम्स नहीं अप्रैल पढ़ा? नहीं, पार्शियल प्रेशर तक। पनवेल खाने में पेलोड हो गया। इस हफ्ते में पढ़ लेंगे। सर पनवेल और थाने वाले में पेलोड भी हो गया है। हाँ हाँ वही तो, नॉन एंटी जो बैचेस हैं शायद उसमें हाँ हुआ है, सर, कुछ तो है उसमें हुआ है नॉन काफी। एंटी वाले में हो गया है बहुत सारा। हाँ, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है देखो, ये आज लिख लेते हैं, तब तक टाइम हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे को सर जो पढ़ाएंगे वो भी आएगा क्या? नहीं अभी, हाँ हो सकता है कि वो भी आए, इसलिए तुम लोग अभी मान के चलो कि डाल्टन्स लॉ तक पूरा है, और इसलिए सर ने शायद उसमें डाला नहीं है। शायद सर चाहते होंगे, बिरानी सर जो क्लास तुम्हारी ले रहे हैं, तो उनसे कंफर्म करना पड़ेगा। हो सकता है जो लास्ट क्लास तक पढ़ाएं, कई बार वो लास्ट क्लास तक भी देते हैं, क्योंकि आसानी होता है, तुम लोग क्लास में प्रैक्टिस हो जाती है तो एग्जाम में आ जाता है। उन्होंने बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म आएगा, लेकिन उन्होंने बताया नहीं गैसियस स्टेट में कहाँ तक आएगा या कितना आएगा। हाँ उन्होंने ये बताया था। ठीक है, आज कंफर्म करके मैं बताता हूँ, मैं बता दूंगा आज शाम तक। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो देखते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखते हैं, एक्चुअल नहीं होता है। जो हमारे पास एटम्स होते हैं कोई भी मॉलिक्यूल के, उनका सिंपलेस्ट जो रेशियो आएगा, सबसे छोटा होल नंबर रेशियो जो आएगा, वही होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं भी समझा रहा हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms present in a molecule, ratio of atoms present in a कंपाउंड लिखो ज्यादा अच्छा है, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास H2O कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बनता है H2O। तो इसका जो सिंपलेस्ट हम लोग कोई फॉर्म लिख सकते हैं वो यही है H2O, इससे सिंपल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है C6H12O6, तो इसका सबसे सिंपल क्या लिख सकते हैं, CH2O। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 है। तो ये हो गए एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गए एम्पिरिकल फॉर्मूले। तो ऐसे लिख सकते हो, सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा, सिंपलेस्ट जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो तुमने निकाला 1:2 ये आ गया, तो इनको बस सब स्क्रिप्ट में लिख देना है, C का 1, H का 2, O का 1। तो तुमने सॉल्व करके तो देखा ही होगा, जब एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर ही आ जाता है। हाँ जैसे H2O2 है, तो H2O2 का क्या हो जाता है, H2O2 का हो जाता है HO। क्यों?
क्योंकि 2:2 तो सिंपल रेशियो नहीं है, इसको 1:1 भी लिख सकते हैं। तो 1:1 का क्या आ जाएगा, HO। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, इसको नोट करो। सर 1800 से ज्यादा कंपाउंड है ना जिनका CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला है। हाँ हो सकता है, नहीं एक्चुअली ऑर्गेनिक में कंपाउंड्स ने ज्यादा हैं, 1800 बिल्कुल हो सकता है, सही बात है, ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, 1800 लेकिन हाँ ज्यादा है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो ये सकता है? वन ऑफ द क्योंकि मोस्ट देखो कॉमन है ऑर्गेनिक का। हाँ बहुत बहुत ही, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक के बनते हैं उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होता है, और जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सेम आएगा, या 1:2 के रेशियो में, हाइड्रोजन होगा थोड़ा ज्यादा, 1:2:3 भी हो सकते हैं। लेकिन जो तुमने बोला जैसे CH2O ये ज्यादा कॉमन है, जैसे ग्लूकोज हो गया या फिर फ्रक्टोज हो गया, ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड्स हम लोग बना सकते हैं। C2H4O2 भी कंपाउंड है, हर टाइप का एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं कि हर डेली जो है कई सारे कंपाउंड्स नए डिस्कवर किए जाते हैं। डेली है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेली नए डिस्कवर किए, डेली, और क्या। सर आपने लास्ट में 1 लिखा है CH2O पे, तो इसको तुम पढ़ना, विकिपीडिया पे दिया रहेगा कहीं पे, लिखो जल्दी। तो 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ऑलमोस्ट, है ना, जिनको जो हमारे हमको पता है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो 1 करोड़ के आसपास हैं। और सर इसमें से काम के कितने हैं? काम के क्या, वो तो ऑर्गेनिक हैं, वो तो सब काम ही के होते हैं। ऑर्गेनिक चीज का मतलब जो नेचुरल हो, जो कार्बन, बहुत सारे सिंथेटिक भी हैं जिनको बनाया गया है, लेकिन ज्यादातर तो नेचर में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स में मिल रहे हैं, कुछ ह्यूमंस में मिल रहे हैं, लिविंग सर तो बींग्स में अलग अलग पॉलीमर हैं, है ना, सेल सिंथेटिक के है अंदर या हर जगह सिंथेटिक है, पॉलीमर सिंथेटिक है, मतलब जो उनको बनाने का सोचा गया वो नेचुरल प्रोसेस से ही है। नेचर में बहुत सारी हमको रबड़ मिलती है, नेचर में रबड़ मिलती है ना, रबड़ के पेड़ होते हैं, तो सिंथेटिक चीजें बनाई गई हैं, PVC बनाया गया, बहुत सारा चीज, पॉलीमर्स जो है वो सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं। पॉलीमर्स जब पढ़ोगे 2 टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। सर नेचुरल जो खुद से बैटरी मिलते हैं, बनाने में जैसे यूज करते हैं वो सिंथेटिक होता है ना, कौन सा, बैटरी बनाने में यूज करते हैं ना पॉलीमर्स। हाँ बैटरी बनाने में यूज करते हैं, सिंथेटिक है। बेकेलाइट जो है जिसको, जिससे कि बल्ब के स्विच बनते हैं ना, तो ऐसे करके हैं बहुत सारे पॉलीमर्स। पॉलीथीन जो है, जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं वो एथिलीन का पॉलीमर है, वो भी सिंथेटिक है, पहले नहीं होता था। हाँ वो 1:2:1 है, वो लिख दिया मैंने गलती से, समझे। तो ये तो हो गया। सर सिरामिक क्या होता है? क्या चीज, सिरामिक? सेरेमिक, सेरेमिक इंजीनियरिंग का पूछ रहे हो कि सेरेमिक क्या होते हैं, केवल ये पूछ रहे हो? सेरेमिक भी, मटेरियल। हाँ सेरेमिक मटेरियल्स होता है। देखो इनऑर्गेनिक उसके अंदर भी कंटेंट होते हैं, मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स, इन सबको मिला के बनाते हैं। सेरेमिक मटेरियल्स होते हैं, घरों में यूज किए जाते हैं, जो पॉट्स वगैरह सेरेमिक, है ना, जैसे मोजेक होता है जो, हाँ सिलिका से होता है ना, जैसे किसके, मेजरली सिलिका होता है ना उसमें। सिलिका, हाँ सिलिका पाया जाता है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे तुमने, मैं बताता हूँ तुमको, तुमने जैसे कुछ घर में जो बर्तन देखे होंगे नहीं, जो बने होते हैं सेरामिक के, जो चीनी मिट्टी होती है या पोर्सिलीन होता है ना। सर बेसिन भी सिरामिक का होता है ना? हाँ बेसिन, बेसिन भी सिरामिक बेसिन। में आएगा, और क्या, हाँ हाँ उसमें आ जाएगा। सेरेमिक इंजीनियरिंग में वही सब पढ़ाया जाता है। सेरेमिक इंजीनियरिंग मेटलर्जी जैसा थोड़ा सा उससे अलग होता है। क्या बेसिन सेरेमिक कैसे इंजीनियरिंग, बनाते हैं? बेसिन कैसे बनाते हैं, बेसिन भाई उनका अपना बनाने का क्या है, उनके पास मटेरियल होगा, उसको वो लोग जो है एक पर्टिकुलर सांचे में डाल देंगे, वो बन जाएगा। फारूक बिल्कुल सर ने सिंपल है। किया है ना सर सिरामिक इंजीनियरिंग? हाँ 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 उनसे पूछ लेना, उनको पता है, वो बताएंगे सब। ठीक है चलो, तो मॉलिक्यूलर हम लोग लिख लेते हैं, लास्ट जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होता है, सिंपल रेशियो नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं. इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट. बस एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ए मॉलिक्यूल. इसमें इन ए मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि ऐसे पता नहीं लगेगा कहां पे देख रहे हैं. अगर मैंने लिख दिया इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, तो कंपाउंड में तो मिलियंस ट्रिलियंस प्रेजेंट होते हैं ना एटम्स, तो उससे नहीं समझ में आएगा. इसलिए हमें एक मॉलिक्यूल में देखना होगा, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तब जाकर के ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी. तो इस डेफिनेशन में सबसे ज्यादा जो चेक किया जाता है, बच्चे लिखते हैं कि, तो उसको मैं क्या चेक करते हैं हम लोग, इन ए मॉलिक्यूल लिखा है कि नहीं, है ना. एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कितने नंबर प्रेजेंट है. जैसे H2O पानी जो है, वाटर एक कंपाउंड है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O है. तो ये एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है ये एग्जैक्ट है, यही होता है. जैसे HO है ना, तो ये कोई कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है. लेकिन H2O2 जो है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एग्जैक्ट जो है, यही फॉर्मूला आता है. यही फॉर्मूला कैसे पता चलता है, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि H2O2 जो है इस तरीके से होता है. तो आगे पढ़ोगे तो कॉपी बुक स्ट्रक्चर उसका आएगा, अभी के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो H2O2 को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, या और भी बहुत सारी हमारे पास सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना. तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देख सकते हैं. ओरिजिनल रेशियो है ना, एग्जैक्ट रेशियो एक्चुअल में जो होता है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशंस आती हैं बोर्ड्स वाले, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें. ठीक है, इसके आगे फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन परसेंटेज कंपोजिशन से कैलकुलेट करते हैं. पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं इसको, ये OO लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज. जब OO लिंकेज होता है तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज. तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तुम्हारी और भी क्लासेज होंगी सर. PPM वो सब भी आएगा. PPM अगर इस हाँ यस, तो ये लेक्चर आपका हो गया है. मैंने इसकी स्लाइड्स को सेव कर लिया है, जिसको क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया एग्जैक्ट ऑफ नंबर ऑफ. हाँ, वो एग्जैक्ट ऑफ नंबर ऑफ वो जल्दी में लिख जाता है. बोर्ड पे ऐसा नहीं होता है, ये टैबलेट में ऐसा होता है क्योंकि इसमें बहुत कम स्पेस होता है और ऐसा लगता है कि पेज पे लिख रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो फील नहीं आता उसमें. मंडे नोट्स भी सेंड करूंगा. तो ये जल्दी से जो है क्या कहते हैं लिख लो, फिर मैं एंड करता हूँ. तुम्हारी दूसरी क्लास भी है ना. तो एंड मत करो सर, एंड मत करो सर, अमन सर आ गए. अच्छा, आ गए तो बस मैं बस हट जाता हूँ, मैं लीव कर दूंगा, अमन सर अपना कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है. हाँ सर, आप मुझे होस्ट बना दीजिएगा डायरेक्टली. हाँ ठीक है. यस सर. सर मैं पहले होस्ट बनते ये फर्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ, फिर अच्छा ओके मैम, ठीक है, मैं लीव कर देता हूँ. आप बन जाए, आप तो हैं. थैंक यू सर. हाँ वेलकम एवरीवन. चलो ठीक है, बाय. मैं सेंड करूँ. थैंक यू सर.